अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करेंगे कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो लंदन में होते हैं, इमरान खान की कैबिनेट में उनके मुआविन ख़ुसूसी थे बराए एहतसाब और दाखिला। उन्होंने एक धुआंधार किस्म का इंटरव्यू दिया है सियासत डॉट पी के पे, और उनका कहना यह है कि बात जितनी सामने नज़र आती है शायद उससे बहुत ज़्यादा है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से शहजाद अकबर कहते हैं कि वो इदारों के पास थे और अली अमीन गंडापुर ने इदारे वालों को बज़ाहिर फेस सेविंग दी है। जो तकरीर कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, और अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने असम्बली में दूसरी दफ़ा तकरीर की है। दूसरी दफ़ा उन्हें तकरीर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि शायद पहली दफ़ा तकरीर करने के बाद अगले रोज़ वो पूरा दिन MPAs और अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ बैठे रहे और उन्हें वजाहतें देते रहे और उनके सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि शायद लोग मुतमईन नहीं हो रहे, तो दोबारा उन्होंने असम्बली में जाके दोबारा एक धुआंधार किस्म की तकरीर की, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। इतनी तकरीर सुनने के बाद मेरे ख्याल में अब मजीद अली अमीन गंडापुर को मुर्दे इल्ज़ाम ना ही ठहराया जाए तो बेहतर है। अली अमीन गंडापुर ने चीखते चिल्लाते हुए धुआंधार तकरीर करते हुए कहा है कि जो भी इमरान खान के नज़रिए के साथ मुनाफिक हो, अल्लाह उसे गर्क करे। अब अगर इस हद तक वो जा रहे हैं तो फिर उनकी बात पे कुछ कुछ यकीन करने को दिल करता है। हाँ, अलबत्ता जो कहानी उन्होंने सुनाई है कि मैं इधर से गया उधर से गया और इस तरह पहुंचा, ये गलत हो सकती है। और नुसरत जावेद की बात यकीन करना पड़ता है कि इन्हें बाकायदा पहुंचाया गया पेशावर और वो पेशावर पहुंचे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उन्हें ये इतला मिली थी कि शायद KP की असम्बली में नया कोई लीडर ऑफ द हाउस या नया CM मुंतखब कर लिया जाए, तो शायद इसलिए भी वो भागम भाग वहाँ पहुंचे थे। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर इदारे वालों के पास थे, उनका मतलब ISI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था, कि मार्गला रोड पर कायम जो सेफ हाउस है, वहाँ जब वो मौजूद थे अली अमीन गंडापुर, और उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और उन्हें दबाव उन पर डाला जा रहा था कि कॉल ऑफ करें इस एहतजाज को, उन्होंने फिर उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई, जिसका पहले नुसरत जावेद भी इंकशाफ कर चुके हैं और अब बैरिस्टर शहजाद अकबर इतराफ़ कर रहे हैं। इतराफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो इन्होंने जो कहा वो इतराफ़ हुआ, और नुसरत जावेद ने बतौर जर्नलिस्ट जो कहा वो इंकशाफ। बैरिस्टर शहजाद कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं से जो मुलाकात हुई इदारे वालों की, उन्होंने कहा कि अगर आप एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करते, एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेते और डिस्पर्स नहीं करते अपने लोगों को, तो आपको अली अमीन गंडापुर की लाश मिलेगी। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इमरान खान के साथ बराह रास्त या बिल वास्ता 3 बार रब्ता कराया गया इन मुज़ाकरात जब बातचीत हो रही थी, और अली अमीन गंडापुर कह रहे थे, सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि मेरा इख्तियार नहीं है, अडयाला में बैठे कैदी नंबर 804 का इख्तियार है, वहाँ से आप मुझे अहकामात जारी करवा दें, मैं अनाउंस कर देता हूँ। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 रहनुमा मिले थे, जिनमें एक बैरिस्टर गोहर यकीनी तौर पर थे, और 2 जिनके बारे में इम्कान है वो साहबजादा अहमद रज़ा हो सकते हैं, और एक उमर अयूब, और एक कराची से फिरदौस शमीम नकवी जो इन दिनों कराची से इस्लामाबाद आए हुए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मिल रहे थे, इनसे बातचीत चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट की। और बैरिस्टर शहजाद अकबर का ये कहना है कि इमरान खान ने इनकार कर दिया, और शायद उस इनकार का नतीजा ही है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है 10 दिन के लिए, और इन 10 दिनों के दौरान इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ये समझते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले कि इमरान खान जेल में रहते हुए वो पूरी पार्टी चला रहा है, क्योंकि रोज़ाना इमरान खान के केसेस की समाअत होती है, मीडिया वाले जाते हैं और इमरान खान ने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है वो दे देते हैं, और उससे, क्योंकि सियासतदान का तो सिर्फ नज़रिया ही होता है, बात ही होती है, इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, और उसकी सोच होती है, विजन होता है, वो जब मीडिया के ज़रिए पब्लिक तक चला जाता है तो इमरान खान की पार्टी तो चल रही है। तो अब ये इमरान खान पे जो सख्ती की गई है, उन्हें बंद किया गया, 10 दिन के लिए कैद तन्हाई में रखा गया, ये शहजाद अकबर का कहना ये है कि इमरान खान ने इनकार किया एहतजाज की कॉल वापस लेने से, तो इसलिए ये किया जा रहा है। और फिर उनका ये भी कहना है कि ये SCO एक बहाना है, शंघाई तावन तंजीम, कि उसकी वजह से ये कर रहे हैं। बेसिकली ये इमरान खान को टफ टाइम देना चाहते हैं और ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान टूटने वाला नहीं। और इस दौरान वो लोगों के हौसले पस्त करके और इनकी लीडरशिप को अंडर प्रेशर ला के ये आइनी तरामीम के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश है। लेकिन शहजाद अकबर का भी ये कहना है, और मुराद सईद की जो ट्वीट आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, मुराद सईद इंतहाई गुस्से में लगते हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा कायद इमरान खान किसी के बारे में कुछ फैसला नहीं सुनाएगा, उस वक्त तक मैं किसी भी रहनुमा, उनका इशारा अली अमीन गंडापुर की तरफ था, कि मैं उनकी हर बात पे यकीन करूँगा और उनके बारे में मैं किसी किस्म के शक व शुबे का इजहार नहीं करूँगा। लेकिन अगर इमरान खान ने इन सारी कहानियों को मानने से इनकार कर दिया
तो फिर मैं भी हर किस्म के डिसिप्लिन से आज़ाद हूँ। अब मुराद सईद, जिसे यूथ का लीडर कहा जाता है, और मुराद सईद के रुपोश रहना एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये मैंडेट चोर हुकूमत के लिए, क्योंकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वाले अगर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं किसी लीडर के पीछे तो वो मुराद सईद है। और मुराद सईद अगर मंजर आम पर आ गए और उन्होंने सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए तो फिर अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को किसी ने नहीं पूछना, क्योंकि यूथ मुराद सईद के साथ होगी। तो यूथ जब मुराद सईद के साथ होगी तो फिर ये बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कतन नहीं चाहती कि मुराद सईद जैसे डाई हार्ड वर्कर इमरान खान के रोड पर आ जाएं और एहतजाज की बागडोर अपने हाथ में ले लें। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर का भी कहना यह है कि SCO के दौरान आसिफ जरदारी साहब बैक एंड से जोड़ तोड़ करना चाहेंगे, कर लेंगे खरीदो फरोख्त का मामला, और उसके बाद 19 या 20 अक्टूबर को आईनी तरमीम पास कराने की एक और कोशिश की जाएगी। और अगर जरदारी साहब का ये खरीदो फरोख्त का मरहला कामयाबी से उन्होंने तय कर लिया तो फिर उनके बेटे बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो पहले ही पिंडी वालों के कागजों में निकम्मे, नालायक और नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अब इस सारे अली अमीन गंडापुर वाले मामले में लोग इस बात पे ज़्यादा बहस कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कैसे वहाँ से भागा, कैसे छुपा गया, तो उसकी कहानी में कितनी झोल है, कितना कहानी सही है, कितनी गलत है। मेरे ख्याल में जो चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं इस वक्त, पहली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अली अमीन गंडापुर के साथ धौंस धांधली या उसे डराया क्यों गया उसके खिलाफ FIR काट के, या उससे क्यों मजबूर किया गया कि वो इमरान खान से बात करे, और अगर इमरान खान ने बात नहीं मानी तो फिर अली अमीन गंडापुर को वहाँ से भगाया क्यों गया, और अली अमीन गंडापुर अगर खुद भगाया नहीं गया तो फिर भी हुकूमत के हाथ तो कुछ नहीं लगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर सिर्फ अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं, ये जानते बूझते हुए कि इस वक्त एहतजाजी तहरीक का चेहरा वो बने हुए हैं। उन्होंने अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन उज़मा खान की गिरफ्तारी पे एक लफ्ज़ कभी तक नहीं अदा किया। होना तो ये चाहिए था कि जब असेंबली में गए थे तो उन्होंने अपनी कहानी जहाँ सुनाई थी वहाँ वो इस बात पे एहतजाज करते कि अलीमा खान और उज़मा खान को, जो जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और वो खामोशी से साइड पे खड़ी थी, उन पर ये बेबुनियाद मुकदमात बनाकर उन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में क्यों घसीटा जा रहा है और उनका जिस्मानी रिमांड 1 से 3 दिन तक क्यों आगे कर दिया गया है। इस पे अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी को भरपूर एहतजाज करना चाहिए था। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्हें भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए थी, और फिर उन्हें इस सारे शोरो गौवे में आईनी तरमीम को नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन अली अमीन गंडापुर और उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस बात पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है कि अली अमीन गंडापुर भागे थे नहीं भागे थे, छुपे थे नहीं छुपे थे, उन्हें पकड़ा गया था नहीं पकड़ा गया था, कहाँ बैठे हुए थे कहाँ नहीं बैठे हुए थे, और वो क़यादत के अहल हैं या नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं है। और यही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इनकी मेन काज से इनकी तवज्जो हट जाए। लेकिन गैबी इमदाद के हवाले से मौलाना साहब का एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ था। अब इस मौके पे मौलाना साहब खुद एक गैबी इमदाद बनकर इमरान खान के लिए नाजिल हुए हैं और वो मुसलसल आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज खोखर, हमारी नौजवान सियासी क़यादत हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पटिशन दायर करनी है और फिर बलोचिस्तान से बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहम्मद अफजाल हरीफाल वो पटिशन दायर करेंगे। सिंध हाई कोर्ट से बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कभी काजी फाइज ईसा साहब के वकील होते थे वो पटिशन दायर करने लगे हैं, और पंजाब में रबिया बाजवा और उनके साथी, और पेशावर हाई कोर्ट से भी ये पटिशन बेयक वक्त पाकिस्तान भर की तमाम हाई कोर्ट से ये पटिशन दायर हो रही है कि ये जो आइनी तरामीम हुकूमत ला रही है इसका बुनियादी तकाजा ये होता है कि आप पब्लिक में एट लार्ज इसे डिस्कस करें, पीपल्स चॉइस, लोगों की राय लें और उसके बाद आप किसी किस्म की आइनी तरमीम करें। अब ये जो आइनी तरमीम कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 56 बताई जाती हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 78 तक तरमीम पेश की जा रही है। अगर 50, 70, 75 तरमीम पेश की जा रही हैं तो इसका मतलब है पूरे आइन का 1973 का जो आइन है पाकिस्तान का, उस पूरे आइन का हुलिया ही बिगाड़ा जा रहा है। अगर इतने वसी पैमाने पर आप आइन में तब्दीलियाँ चाहते हैं तो फिर बेसिक रिक्वायरमेंट कि पब्लिक की राय, पाकिस्तान के अवाम की राय लेने वाला मामला वो इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए ये आइनी तरमीम का मामला रोका जाए। ये पटिशन्स आज पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट्स में की जा रही हैं, यकीनन किसी न किसी हाई कोर्ट से इन्हें स्टे मिल जाएगा और ये मामला रुकने के भी पूरे इम्कानात हैं। दूसरी तरफ नए आने वाले जस्टिस सूर अली शाह जो 26 को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, उनके बारे में इतला ये है कि उनसे बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने रब्ता किया है। ऑफिशियली जब भी कोई बंदा किसी बड़े ओहदे पर फायज होने लगता है तो उससे पहले वो उनसे रब्ता करते हैं,
कुछ सिक्योरिटी के मामला, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मंसूर अली शाह जो कायदे कानून पर चलने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो इस वक्त तक 25 अक्टूबर तक उनके पास होंगे, उन्हें बता दिया कि मुझसे पिंडी वालों ने रब्ता किया है, मैंने उन्हें कहा है कि आपने अगर मुझसे मिलना है तो मेरे चीफ जस्टिस के ज़रिए मिलें। अब ये उन्होंने जब ये मैसेज पहुंचाया काजी फायज़ ईसा साहब को, तो यकीनन ये मैसेज बिजली बनकर गिरा होगा काजी फायज़ ईसा साहब को, क्योंकि यकीनन ये इतला काजी साहब पर बिजली बनकर गिरी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब खुफिया वाले किसी बड़े ओहदे पर आने वाले बंदे से रब्ता करते हैं तो वो सिर्फ फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, अदरवाइज ये बात तय हो चुकी होती है कि अब इसी बंदे ने इस ओहदे पर आना है। तो ये इतला मिलने के बाद काजी साहब यकीनन किसी ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करेंगे और पता करेंगे कि लंदन की आने वाले दिनों में कोई सस्ती सी टिकट दे दें, हमने लंदन मूव होना है। देखें, काजी साहब पहले लंदन पहुंचते हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ रोका गया है आइनी तरमीम के हवाले से कि मियाँ साहब आपका एक वोट है, हम एक एक वोट के लिए लोगों के मिन्नतें कर रहे हैं और आपका अपना एक वोट है और आप लंदन जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आइनी तरमीम वाले गुब्बारे से अगर 18, 19, 20 को हवा निकल जाती है तो फिर शायद काजी साहब और मियाँ साहब इकट्ठे ही लंदन रवाना हो जाएं, क्योंकि इस मैंडेट चोर हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो वज़ीर दिफा होने की वजह से मिलिट्री वालों के साथ उनके बराह रास्त रब्ता होता है, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आसमा शराजी के प्रोग्राम में आसमा शराजी ने उनसे जब पूछा कि आपने एक बार कहा था कि अगर काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना रहे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो फिर इलेक्शन 2024 के ऑडिट होने का खदशा है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शराजी के इस फिक्रे को दुरुस्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं ये अब भी कह रहा हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ऑडिट का खदशा मौजूद है। अब उन्होंने खदशा क्यों कहा, इम्कान क्यों नहीं कहा? हालांकि एक चीज़ का इम्कान हो सकता है कि यह ऑडिट हो सकता है, लेकिन उन्होंने खदशा कहा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऑडिट हो गया 8 फरवरी के इलेक्शन का तो फिर ये इनके लिए खदशा और ख़तरा ही होगा, इनकी हुकूमत तो फिर गई। तो अंदरूनी तौर पर इतनी कमज़ोर है ये हुकूमत और बाहर से मौलाना साहब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, और फिर सुनने में आया है कि महमूद अचकज़ई भी सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाए जिस पे मौलाना साहब की पेश करदा तरामीम को ज़ेर बहस लाया जाए और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि हुकूमती तरामीम को वाइडली डिस्कस किए जाने के बाद मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अली अमीन गंडापुर वाले मामले से अब आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है, क्योंकि जब मुराद सईद ने उन्हें वेकअप कॉल दी तो उसके बाद इन्हें ख्याल आया कि यूथ ने अगर ख़ुद मामलात संभाल लिए तो हम जो ओहदे संभाले बैठे हैं, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज वगैरह वगैरह, हमारी अहमियत ज़ीरो हो जाएगी। तो अब उन्होंने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है, बल्कि बाकायदा प्लान तरतीब दे दी है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सिरगोदा में, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीज़न में और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। इन आइनी, जिन्हें अलीमा खान के मुताबिक शैतानी तरामीम कहा जाए तो दुरुस्त होगा, इन तरामीम के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। तो अगर इन शहरों में जिसका इम्कान है कि कामयाब एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उधर से अवामी प्रेशर होगा, इधर से अगर मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई ड्राइंग रूम सियासत और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और यहाँ से भी अगर इन तरामीम के ख़िलाफ़ रायामा हमवार करते हैं और अदलिया के अंदर से पहले ही रेजिस्टेंस मौजूद है, और फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों का एक कौमी जिरगा हो रहा है KPK में, वहाँ से भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी दबाव में है, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक हज़ारों की तादाद में वहाँ पख्तून बलूचिस्तान से और KPK से इकट्ठे हो रहे हैं, जिन्हें हमारी फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये तमाम दबाव चारों तरफ से इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इन आइनी तरामीम की अगर कोई कामयाबी का इम्कान है तो वो सिर्फ ये है कि तमाम तर अवामी और सियासी और अदालती और वकला की राय के ख़िलाफ़ एक बंदा जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है, जो ख़रीदो फ़रोख्त के माहिर हैं, वो अपनी बोरियों के मुँह खोलेंगे और वो ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे मेंबरान असम्बली, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों KPK में जहाँ सेनेट के इलेक्शन होने हैं, या कौमी असम्बली के जिन्होंने अमली तौर पर वोट देना है आइनी तरमीम के लिए, या सेनेट के जिनका वोट काउंट होना है आइनी तरमीम में, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुल्क के आइन के साथ वफादारी निभाते हैं या फिर डॉलरों की चमक पर जरदारी साहब के हो जाते हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे गुज़श्ता रोज़ जो तनकीद हो रही थी, इमरान खान के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कोर्ट में क्यों नहीं जाते। आज नईम हैदर पंजोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और ये मामला जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा की अदालत में लगा है और वहाँ तौहीन अदालत का ये मामला है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकला को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे रखी है, अब अचानक इन मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। अब देखते हैं कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने ये पाबंदी लगाई है उनके दबाव में आती हैं या वाकई जो इमरान खान का एक बुनियादी हक है अपने वकीलों से मिलने का, उसके अहकामात जारी करती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। देखते हैं कि उन्हें वहाँ से कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं, और अगर रिलीफ मिला तो फिर डील की बातें होंगी, ना मिला तो फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर की वो बात दुरुस्त होगी कि इमरान खान की बात ना माने जाने की वजह से इमरान खान पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।